रामनगर गांव में अधिकतर सब गरीब लोग थे, जिनके लिए हर रोज की रोजी रोटी के अलावा कुछ भी खरीदना बेहद मुश्किल था। लेकिन उसी गांव में एक अमीर परिवार रहता था जो तरह तरह से गांव के लोगों की मदद करता था। सुनिए जी, इस बार गांव में राशन की कुछ कमी हो गई है, तो गांव में जाकर राशन बांट आती हूँ। क्या माँ, तुम भी जब देखो तब कभी गांव वालों को कुछ देती हो तो कभी कुछ। आखिर तुम्हें इससे फायदा क्या होता है? बेटा, जिंदगी में हर चीज फायदे के लिए नहीं की जाती। भगवान ने जब हमें इतना दिया है तो किसी जरूरतमंद के साथ उसे बांटने में क्या गलत है। सुषमा गांव में अनाज बांटने के लिए जाती है और गांव के हर एक घर में भरपूर अनाज का भंडार भर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन जी, वरना अगर आप हमारे घरों में अनाज का भंडार नहीं भरवाती तो हम लोग भूखे मर जाते। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूखे मर जाते, और वैसे भी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। ये सारा अनाज आप लोगों के नसीब का है, इसमें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। सुषमा बहन जी सबको अनाज देकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन वो गांव के मंदिर में जाती है तो उसे बहुत से लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखते हैं। उन्हें उन लोगों को देखकर बहुत दया आती है। अरे अरे, देखो तो बेचारे ठंड में किस तरह ठिठुर रहे हैं, मुझे इनके लिए कंबल खरीदकर इनकी मदद करनी चाहिए। तब उसे पता चलता है कि गांव में किसी के घर में भी कंबल नहीं है, तो वो सभी गांव वालों के लिए कंबल खरीदने का निश्चय करती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या, सुषमा बहन जी आज सब लोगों को कंबल बांट रही हैं। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, चलो कंबल लेकर आते हैं। अब गांव वाले इकट्ठे होकर सुषमा बहन जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो गांव के सब लोगों को कंबल बांट रही थी। आप जैसी दयालु औरत इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होगी, जो हम गरीबों के लिए हमेशा इतना सोचती हैं। ये पूरा गांव तो मेरा परिवार है, और अपने परिवार के लिए तो इंसान इतना सब कर ही सकता है। ये लो तुम्हारा कंबल, और किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता देना। नहीं नहीं सुषमा बहन जी, अरे सर्दी में बस एक कंबल की ही जरूरत थी, जो आपने पूरी कर दी। अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा ठंड के मौसम में सब गांव वालों की तो मदद करती है, लेकिन उसका पति बूढ़ा और बीमार था, इसलिए इस बार ठंड में और ज्यादा बीमार हो जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर इस डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरे डॉक्टर को भी फोन किया है, वो अभी आते ही होंगे। सुषमा डॉक्टर को फोन करके बुलाती है, लेकिन नए डॉक्टर की दवाई से भी उनके पति को आराम नहीं होता और ठंड में बीमारी की वजह से वो चल बसते हैं। लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद उनका बुरा समय शुरू हो जाता है। माँ, मैंने और मधु ने फैसला किया है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं अब बाहर अपना बिजनेस करूंगा और वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहती। तेरे पिताजी भी अब नहीं रहे और उनकी सारी यादें इसी घर से और इस गांव से जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो तुम यहाँ रह सकती हो ना। वैसे भी सिर्फ मैं और मधु ही यहाँ से जा रहे हैं। मुझे पता था तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी टिकट भी नहीं करवाई। सुषमा को अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि उसके बेटे को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप घर के कोने में बैठी रहती है। कुछ दिन बाद उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी उसके अगले दिन जब सुषमा सो रही थी तो उसे कुछ आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो उसका घर का सामान कोई बाहर फेंक रहा था। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर का सामान कोई उठाकर बाहर क्यों फेंक रहा है? सुषमा बाहर जाती है तो कोई व्यापारी वहाँ पर खड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर का सामान आप लोग इस तरह बाहर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बेटे ने इस घर को मुझे बेच दिया है। आज से तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा इस घर को कैसे बेच सकता है? मेरा बेटा यहाँ से चला गया तो तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सुषमा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती कि उसका बेटा ये घर बेच चुका है। लेकिन जब वो अपने बेटे से बात करती है तब उसे पता चलता है कि पैसों के लालच में उसका बेटा घर को बेचकर चला गया और गांव में उसे अकेली। भरी ठंड का मौसम था और सुषमा के पास रहने को घर भी नहीं था। वो ठंड में इधर उधर भटक रही थी। ऐसे तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। मेरे बेटे ने तो मुझे दुत्कार दिया, लेकिन मैं जानती हूँ गांव वाले मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं गांव वालों के पास जाती हूँ। सुषमा गांव में जाकर लोगों से मदद मांगने लगती है। वो गांव वालों के घर जाकर उनका दरवाजा मदद के लिए खटखटाती है। अरे सुषमा बहन, आप इस समय मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो?
रामू भाई, मेरा बेटा मुझे धोखा देकर चला गया। उसने घर एक व्यापारी को बेच दिया। अब इस ठंड में मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या मुझे एक रात के लिए तुम्हारे घर में आसरा मिल सकता है? माफ करना सुषमा बहन, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें घर में रख सकूं। अच्छा, कोई बात नहीं रामू भैया, अगर तुम मुझे घर में आसरा नहीं दे सकते तो एक कंबल ही दे दो। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। मैं तुम्हें कंबल दे देता सुषमा बहन, लेकिन मेरे घर में 4 लोग हैं और मेरे घर में सिर्फ 4 ही कंबल है, इसलिए मैं एक भी कंबल तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें मदद चाहिए तो किसी और से मांग लो। हाँ। रामू सुषमा की मदद नहीं करता और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। सुषमा मदद की आस में बाकी सब गांव वालों का दरवाजा भी खटखटाती है, लेकिन कोई गांव वाला उस बेचारी की मदद नहीं करता। वो पूरी रात ठंड में इधर उधर भटकती रहती है और इसी वजह से उसकी तबीयत ठंड से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ठंड से कांप कांप कर उसकी मौत हो जाती है। गांव वालों को जब पता चलता है कि ठंड की वजह से सुषमा बहन जी की मृत्यु हो गई है तो वो सब उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन सुषमा बहन जी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने हमेशा गांव वालों की इतनी मदद की। इस वजह से वो एक चुड़ैल बन गई। मैंने गांव वालों की हमेशा इतनी मदद की, लेकिन जब मुझे मदद चाहिए थी तो सबने मुझे दुत्कार दिया। किसी ने मुझे अगर एक कंबल भी दे दिया होता तो इस तरह ठंड से तड़प तड़प कर मेरी मौत नहीं होती। मैंने ही इन गांव वालों को ठंड से बचने के लिए कंबल दिए थे, लेकिन अब मैं इनसे वो सब कुछ छीन लूंगी और ये भी मेरी तरह ठंड से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। सुषमा चुड़ैल रात को पूरे गांव में घूमती है और सारे गांव वालों के घर से उनके कंबल चोरी कर लेती है और गांव वाले भरी ठंड में बिना कंबल के ठिठुरने लगते हैं। अरे मेरा कंबल कहाँ चला गया? मुझे तो कंबल के बिना बहुत ठंड लग रही है, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। सुबह जब गांव में ये बात पता चलती है तो सबको पता चलता है कि सबके घर से कंबल चोरी हो गए, लेकिन आखिर कंबल चुराए किसने ये कोई नहीं जान पा रहा था। मगर गांव वालों को ठंड से तो अपना बचाव करना ही था, तो उन्होंने अपने अपने घरों के लिए और कंबल खरीद लिए। लेकिन आज रात भी सुषमा चुड़ैल ने उन सब के घर से कंबलों को चुरा लिया। बाप रे बाप, ये रोज की रोज हमारे घर से कंबल कौन चुरा रहा है? अरे इस तरह तो हम सब लोग ठंड से मर जाएंगे। तभी रामू को आवाज आती है, तुम सब लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तुम लोगों को ठंड से बचाने के लिए तुम लोगों को कंबल दिए, लेकिन जब मुझे कंबल की जरूरत थी तो तुम में से किसी ने मुझे कंबल नहीं दिया। तुम लोगों की वजह से मैं मारी गई, अब तुम भी नहीं बचोगे। उस चुड़ैल की आवाज और बातें सुनकर रामू समझ जाता है कि सुषमा बहन जी है जो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और वो गांव वालों से अपना बदला ले रही है। अगले दिन रामू गांव में जाकर सबको ये बात बताता है। हमने सुषमा बहन जी के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए अब वो हमसे बदला ले रही हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरह हमने उन्हें कंबल नहीं दिया और उनकी ठंड में तड़प तड़प कर मौत हो गई, उसी तरह हम लोग भी ठंड से तड़प तड़प कर मर जाएं। ऐसे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हमने सुषमा बहन जी के साथ ऐसा करके बहुत बुरा किया। हम लोगों को अपने किए के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो एक बहुत ही नेक दिल औरत थी, क्या पता हम उनसे माफी मांगे तो वो हमें माफ कर दे। सब गांव वाले इकट्ठा होकर सुषमा बहन जी से माफी मांगते हैं तो सुषमा बहन जी की चुड़ैल उन सब के सामने आती है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, तुम लोग माफी के काबिल ही नहीं हो। हम जानते हैं सुषमा बहन जी कि हम लोग माफी के काबिल नहीं है, लेकिन हम पर थोड़ा तरस खाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें ठंड से कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। बात जब बच्चों पर आती है तो सुषमा बहन जी का दिल पसीज जाता है और वो गांव वालों को माफ करके उनके सारे कंबल लौटा देती है। लेकिन आज भी गांव में किसी न किसी के घर से एक कंबल जरूर चोरी होता है, जिसे सुषमा चुड़ैल अपने ओढ़ने के लिए लेकर जाती है।